आप सभी को नमस्कार, एक ओंकार। दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग तैयारी करने वाले हैं और कुछ तैयारी कर करके काफ़ी समय बिता चुके हैं। लेकिन जब तक कोई सफल अभ्यर्थी, जब तक कोई सक्सेसफुल कैंडिडेट हमें आकर इंस्पायर ना करे कि हमारी तैयारी के अंदर कौन कौन सी वो कमियां हैं, कौन कौन सी वो अच्छाइयां हैं और कौन कौन सी वो बुराइयां हैं, जिसकी वजह से हम अपने सिलेक्शन से थोड़ा सा दूर हैं, जब तक आपके सामने कोई एक सफल अभ्यर्थी, कोई भी सक्सेसफुल कैंडिडेट आकर अपनी कहानी ना सुनाए, तब तक काहे की इंस्पिरेशन। यूट्यूब मोटिवेशन के लिए तो बहुत सारी बातें बताता है। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो सिर्फ मोटिवेशन देने का ही काम करते हैं। और मैंने भी कुछ ही दिनों पहले एक बात अपने फेसबुक पर भी लिखी थी कि अगर मोटिवेशनल स्पीच से कुछ हो सकता तो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन तो मोटिवेशनल स्पीकर के कैमरामैन को मिलती, और अरबपति तो वो कैमरामैन होता है ना। लेकिन असली मोटिवेशन आती है जो उन हालातों से निकलकर अपने आप को सक्सेसफुल बना सके। मैं आपको आज एक ऐसे ही स्टूडेंट से मिलाना चाहूँगा जो लगातार कई सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किया, और ये एग्जाम्स क्वालिफाई करने वाला बच्चा पढ़ता था, मेहनत करता था, आप ही की तरह से एक आम सा स्टूडेंट था, एक साधारण सा स्टूडेंट जो हर पीजी में पाया जाता है, जो हर किसी इंस्टीट्यूट की किसी भी लाइन में बैठा हुआ इस उम्मीद से तैयारी करता है कि मुझे सफल बनना है। एक ऐसा स्टूडेंट जिसने घर परिवार के दबाव को भी झेला, लेकिन वो फिर भी हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया और अपने आप को सफल बनाने के जज्बे के साथ बहुत सारे एग्जाम्स लगातार क्वालिफाई किए। मैं आज आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाना चाहूँगा जिसकी स्टोरी आप सुनेंगे तो आपको अपनी कमियां, अपनी ताकत और अपने सफल होने के फासले को कवर करना आ जाएगा। मिलते हैं आज दीपक से, जो अपनी कहानी सुनाएगा, क्या स्ट्रेटेजी उसने बनाई, तैयारी करने के लिए उसने कौन सी अप्रोच अपनाई, हमारा कहा हुआ उसके ऊपर कितना असर पड़ा, और उसने इस सोशल मीडिया के असर से अपने आप को कैसे बचाया। बेहद सारे खूबसूरत सवालों के साथ मुलाकात होगी आज एक नए बच्चे के साथ, एक ऐसे बच्चे के साथ जो आप ही की तरह से तैयारी करता रहा और अपने आप को सफल बनाने की इस स्ट्रगल को कैसे सक्सेसफुल बनाया। मुलाकात करते हैं दीपक के साथ। हेलो दीपक, कैसे हैं? नमस्ते सर। नमस्कार। तो अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दीजिए, हमारे बच्चे आपको जानना चाहते हैं। मेरा नाम दीपक है, आपको तो पता ही है सर। आपने जब से देखा होगा सर, मैं भटक रहा था ना जब कि क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्लास आपके पास फिर मैंने लगाई, मैं ऑफलाइन बैच में था आपके। अच्छा, आप अपना ब्रीफ सा एक इंट्रोडक्शन देखिए, आप कौन से बैच में आए, आप मतलब पढ़ने हमारे साथ जुड़ने से पहले मतलब किसने आपको एक रोल मॉडल का नाम दिया कि उसे देखकर आपको लगा अरे मैं भी गवर्नमेंट जॉब पा सकता हूँ। कौन इंसान आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट, वो कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छी कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट वन। पहला कदम ही सबसे कठिन होता है। अगर आपने पहला कदम अपनी मंजिल की तरफ रख दिया तो आप निश्चित है अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाएंगे। तो पहला कदम आपके लिए बेहद मुश्किल होता है। तो पहला कदम उठाने के लिए आप किसने आपको मतलब प्रेरित किया? बिल्कुल सर एक हमारी सोसाइटी में भैया हैं, अंकित राणा नाम है उनका, 2016 बैच से सीएसएस है, सीएसएस में एएसओ है। अच्छा, सीएसएस में? हाँ, मिनिस्ट्री में। हाँ मिनिस्ट्री। हाँ, तो उनके पास गया था मैं कि मैंने कहा भैया अभी ग्रेजुएशन हुई है, 17 अगस्त के आसपास ग्रेजुएशन हुई थी, कि मैंने कहा भैया क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला कि देख ले सीजीएल कर सकता है तो, क्योंकि ग्रेजुएशन तक मैं बहुत एवरेज बच्चा था, कुछ नहीं था, पढ़ाई लिखाई से इतना कुछ नाता भी नहीं था। हाँ, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे मुखर्जी नगर चला जा, वहाँ पर एक बारी जाके देख तो पता चलेगा। कह रहा तू असलियत से वाकिफ़ हो जाएगा वहाँ जाकर कि कितने बच्चे तैयारी करते हैं। कह रहे अगर मैं ही तुझे यहाँ बोल दूँ कि ऐसे ऐसे हो जाएगा तो ऐसे ऐसे कुछ नहीं होता। तो उन्होंने बताया, मैंने फिर उनसे टीचर वगैरह का वो करा, तो मैं भैया का उनका पहले ही क्लियर था कि अगर इंग्लिश में 150 ही नंबर लाने तो अगर बहुत टीचर्स हैं, टीचर्स की भी ज़रूरत नहीं है, तू एक बुक ले ले, कोई भी रूल्स वही है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है वो चेंज तो होती नहीं है। हाँ, तो उन्होंने बोला कि मेंस भी है, अगर तुझे ये 180-90 का सफ़र तय करना है तो एक टीचर है, मैं भी उनसे ही पढ़ा हूँ मेंस में, गोपाल वर्मा सर। अच्छा। आप
ठीक है। तो जब मैं आपके पास आया था सर। अच्छा अच्छा। तो आप मुखर्जी नगर आए 2017 अगस्त सितंबर। अगस्त या सितंबर में आप मुखर्जी नगर आए। तो क्या हाल था मुखर्जी नगर? देखो मैं तो मुखर्जी नगर में ही पढ़ा था हमेशा, ठीक है, और मुखर्जी नगर में काफ़ी समय मैंने दिया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी पढ़ाए हैं। तो मैं अगर हकीकत बयां करूंगा तो मेरी हकीकत एक अलग होती है, ठीक है ना। जब मैं इसके लिए छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, गाड़ी में जब ट्रैवल कर रहे होते हैं 4 लोग, एक चलाने वाला, एक साइड बैठने वाला, पिलियन जिसे कहते हैं, और 2 पैसेंजर्स पीछे बैठे हैं। चारों का अपना अलग एक्सपीरियंस होता है। चलाने वाला गाड़ी की चाल को समझता है, रोड को समझता है, हर चीज़ को समझता है। साइड बैठने वाले इंसान जो आगे बैठे पिलियन, उनका अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और जो पीछे बैठे हैं उनका बिल्कुल ही अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो एज अ टीचर अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरे एक्सपीरियंसेस बहुत अलग हो सकते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस था मुखर्जी नगर में? सर पहले तो मुखर्जी नगर में आते में भीड़ देख के डर गया था कि इतने जने तैयारी करेंगे और सीट गिनी चुनी है। पर सर धीरे धीरे वो सफ़र अपना चलता रहा। आप मिले, 1-2 जने और मिले, राकेश यादव सर मिले। अच्छा। मैं उनकी भी क्लास में 4th लाइन में नहीं बैठता था। अच्छा। और जैसे मैं आपसे डिस्कस कर लेता था ना, मेरा डाउट है तो मैं अपना खड़े होकर पूछ लिया शर्माना नहीं क्लास में। ये सबसे बड़ी बात है, जो बच्चे को नहीं है अपना बेशर्म होना पड़ता है मतलब इस चीज़ के लिए। तो कि बच्चा ऑफलाइन क्लासेस में होता था कि बच्चा डाउट पूछने से बहुत डरता था कि टीचर डांट देगा, ये करेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है बेसिकली। तो फिर उसके बाद आपके साथ और क्या हुआ? उसके बाद सर अपना बैच आपका चलता रहा। अपना बैच अपना फिनिश हुआ हमारा, मेरे ख्याल से अक्टूबर मिड में जाके ख़त्म हुआ था हमारा, क्योंकि सर आपने बहुत ही अपना आराम से चलते रहे। आखिरी का 1 महीना कॉम्प्रिहेंशन ही चलता रहा कि कॉम्प्रिहेंशन PQRS ऐसे करने। आपकी एक आपने बताया था मेरे को PQRS की, मुझे आज भी याद है वो। मेरे ख्याल से PQRS का दूसरा या तीसरा होता। आपने बोला था कि लिंक करना आना चाहिए, कह रहे वरना आप सही नहीं कर सकते। कह रहे ये समझ के कि अगर सेंटेंस इससे शुरू हो रहा है तो इसके बाद अपना प्रेपोजिशन वगैरह देख के कि यही आना है, वो लिंक करना सर मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा। चलो अच्छा, तो फिर आपने ऑफलाइन कोचिंग ली, ठीक है, उसके बाद फिर आगे आप किस तरीके से अपनी तैयारी करते रहे? कितना टाइम टोटल, आप कितने घंटे दिन में पढ़ते थे? सर घंटों में कहना तो थोड़ा वो हो जाएगा। मैं अपना टारगेट रखता था वीक का, मंडे टू सैटरडे मैं बनाता था उसे। मेरे पास अब भी बहुत सारे फ़ोटो पड़े होंगे वो, मैंने वो बनाया। अगर सैटरडे तक मेरा वो टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो सर मैं सैटरडे रात को घर नहीं जाता था। हाँ, कि मतलब मुझे वो नाइट सैटरडे ख़त्म होगा, मैं सोऊंगा जब मेरा वो टारगेट कंप्लीट हो जाए। अच्छा, मतलब आप अपना कोई टाइम टेबल नहीं बनाते थे, आप अपना वीक का पूरा प्लान? हाँ, वीक का बनाता था। 1 वीक में इतना करना है, ठीक है। चलो, तो मैं इंग्लिश पर ही लेके आता हूँ, बाकी की तो जानकारी मेरा बोलना सेंसिबल नहीं होगा। तो इंग्लिश में 1 सप्ताह की क्या डेडलाइन रखते थे? सर मैं रखता था कि 100 तो मुझे वोकैब डेली करनी है। 100 वोकैबुलरी आइटम्स डेली आपको करना है। वो ऐसे था कि मान लो मैं एंटोनिम्स शुरुआत में मैंने नहीं पढ़े थे, मुझे 50 करने थे सिनोनिम, और अपना 50 वन वर्ड ये, और अगले दिन मैं 50 सिनोनिम और 50 इडियम्स, इस तरीके से करता था मैं। और ग्रामर में आपके मैंने सिर्फ नोट्स रिवाइज करता था, कुछ नहीं, क्योंकि मेरे नहीं सर मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी ग्रामर की। बस जो आपके नोट्स थे मैंने वही पढ़े। मेरे पास आज भी रखा हुआ वो रजिस्टर स्पाइरल अब तो थोड़ा फटफट गया है, पर मैंने ग्रामर उसी से रिवाइज करी है अपना एंटायर उसमें। और मैंने जैसे आप क्लास में बताते थे ना, जिस उसमें हिंदी में एग्जाम्पल दे के मजाक करके, मैंने वही लिखी हुई है कि सर ने ऐसे बताया हुआ है, उससे ही याद है मुझे। चलो, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने उन चीज़ों को बिल्कुल विजुअल इमेजरी के साथ सीखा कि क्लास के अंदर जैसे हम हंसी मजाक करते हैं, कोई भी चीज़ का लेकर एक बड़ा प्यारा सा लिंक बन जाता है कोई भी चीज़ समझाने के लिए। जब वो टाइम था ना 2018 में, मैंने अपना फ़ोन रखा हुआ था, मेरे पास कीपैड वाला फ़ोन लेके जाता था मैं। पर अब ऐसा है कि हमें अपना ऑनलाइन क्लास भी लेनी है। ऑनलाइन क्लास, और वैसे करियर व्हील पर आप कब जुड़े? मैं करियर व्हील, ऑफलाइन में आप पढ़ चुके थे, तो करियर व्हील पर आप कब? करियर व्हील पे सर मैं 2019 में मेंस के लिए तो मेंस वाला बैच मैथ्स के लिए या इंग्लिश के लिए या दोनों के लिए? मैंने मैथ्स के लिए तो गगन सर का लिया था। गगन सर का? हाँ। अच्छा, ऑफलाइन आप राकेश यादव सर से पढ़ा हूँ मैं ऑफलाइन। अरे फिर तो आपने दोनों टेस्ट ले लिए, ठीक है ना, ज़हन भी पी लिया और प्यारे बच्चों भी। सर की वो लाइन बड़ी फेमस है, प्यारे बच्चों। तो अजीज हैं वो हर बच्चे के, वो बात अपने अपने सच है। तो आपने मैथ्स में प्रीलिम्स राकेश यादव सर से लिया, फिर मेंस के लिए आपने गगन सर से लिया, ठीक है। इंग्लिश के लिए दोबारा एडमिशन लिया आपने? सर थोड़ा सा बस ये था कि मेंस था, डर था
क्योंकि अगर 2000 सीजीएल 2018 को देखें तो मेरे थोड़े से कम नंबर इंग्लिश में रह गए थे। अच्छा, मैं आपके सारे एग्जाम्स जो क्वालिफाई हुए हैं वो सारे के सारे एग्जाम्स में आपसे पूछूंगा अभी कि कौन सा पेपर कौन से सीक्वेंस में कैसे कैसे आपने दिया, ठीक है ना। ये मैं आपसे सारे के सारे पूछूंगा। तो बुक्स में आपने प्रीवियस ईयर कंसल्ट की? हाँ, प्रीवियस ईयर। और क्लास नोट्स प्रायर बस, हाँ, ग्रामर के लिए मैंने सिर्फ क्लास नोट्स। तो फिर इंग्लिश एक्यूमेन नहीं पढ़ी भाई? इंग्लिश एक्यूमेन अपना मेंस के टाइम पे मैंने वो कैब वगैरह पढ़ी थी, पर सर मेरे नोट्स सफिशिएंट थे, मुझे बुक की जरूरत नहीं पड़ी ग्रामर के लिए। अच्छा। हाँ। अच्छा, बच्चे अक्सर ये कहते हैं, मैं वैसे अपार्ट फ्रॉम द मेन टॉपिक मैं पूछता हूँ, एक्यूमेन आपने पढ़ी है, एक्यूमेन के बारे में बच्चों का जो रिव्यू है वो मतलब जो मेरे को पर्सनली बच्चों ने मेल भी किया है, मैसेज भी किए हैं, बच्चे कहते हैं जो कि सर एक्यूमेन के अंदर जो क्वेश्चंस का लेवल है वो आपने बहुत ज़्यादा टफ दिया हुआ है, मतलब एक ग्रेजुअल है, चीज़ें बहुत आसान है, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस भी, और आपने बहुत लेवल टफ भी दिया है, आपको वो फील हुआ? सर ये कहना सही रहेगा कि जैसे पेपर का अगर हम देखेंगे, मैंने सीजीएल 2018 भी दिया, उसमें भी मेरी जॉब है, सीजीएल 2019 भी दिया। सर अपना ना हर साल अपना पेपर का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। आपका ये आपने 3-4 साल तक का वो सेट करा हुआ है अभी तक। अच्छा। आगे तक का होती है अहेड ऑफ वंस टाइम, कि अपने वक्त से आगे तक का सोच के, तो उस हिसाब से एक्यूमेन ठीक है। हाँ, मतलब 4-5 साल तक वो आ गया है, वहां तक लेवल जब तक ही पहुंचेगा एसएससी का। ठीक है। तो अब इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने जो पेपर अपने क्वालिफाई किए हैं सारे के सारे, उनको एक बार सीक्वेंस में बताएं। जैसे यू सेड इट 2017 में आप मेरे ऑफलाइन बैच में जुड़े। हाँ, ग्रेजुएशन में मुझे याद है आप उसी टाइम राकेश यादव सर के बैच में मैथ्स में जुड़े, तो मतलब आपका 3 घंटा मैथ्स इंग्लिश दोनों आराम से कंज्यूम करता था सर ज़्यादा, क्योंकि अपना मेरी आदत थी, मैं सर के सामने ही, आपके में भी बैठता था, आपके सामने ही राकेश यादव गई, तो हमारा बैच होता था 2 बजे से मैथ्स का, 2 से 5 तक, तो 1:30 बजे जाना पड़ता था, क्योंकि मेरे डाउट्स आते हैं और सर मैं अपना रुक नहीं सकता, अगर डाउट है ना फिर ऐसा हो जाएगा कि वो बनता ही रहेगा। तो मैं तो क्लास में खड़े होकर मैंने कहा सर समझ में नहीं आ रहा, ओके एक बार और बता दो। तो ऐसा वो रहा, तो मुझे 1:30 बजे जाना पड़ता था, क्योंकि बहुत भीड़ होती थी सर की क्लास में, आपके में भी अपना नीचे तक लाइन लगती थी। वो ज़माना तो चला गया। खैर, भीड़ का यही होता था कि उस भीड़ में मतलब बच्चे आते थे एक रॉ मटेरियल की तरह से, और जो बच्चा उस भीड़ में ये बैठकर मतलब ये सोचकर बैठता था ना कि मैं हूँ वो टीचर है और उस टीचर का पढ़ाया हुआ कंटेंट, इन 3 चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके एक ट्रायंगल अगर बन गई तो सक्सेसफुल होंगे। सर मैं रॉ मटेरियल ही आया था, आपने फिनिश प्रोडक्ट बनाया। जो ये सोच के चलता है ना कि क्लास के अंदर टीचर पढ़ा रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, जो कंटेंट है मेरे लिए वो वर्थ कर रहा है। हाँ बस। और अगर ये कोई सोच लेना और इतनी भीड़ में मेरा सिलेक्शन कहाँ होगा, ये ऑफलाइन की कहानी बता रहा हूँ। आज करियर विल ऐप पर एक बैच में बहुत सारी संख्या में बच्चे पढ़ते हैं एक बैच में, ठीक है। अब इतने सारे बच्चों में अगर कोई ये बच्चा सोच ले, कई बार क्लास में भी चलती क्लास में बच्चा अक्सर पूछ लेता है सर कितने बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं, मैं कभी भी नहीं बोलता ये चीज़, ठीक है ना जी। कभी भी इसलिए नहीं बोलता क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर डिस्करेज्ड फील होते हैं, अरे यार इतने सारे बच्चों में मेरा कहाँ सिलेक्शन। सर बिल्कुल सही बात कर रहे हो। एक वो कहते हैं ना बेसिकली क्लास के अंदर 3 तरह के रिलेशन होते हैं, ठीक है ना। एक टीचर प्यूपिल, एक टीचर प्यूपिल्स, ठीक है, और एक प्यूपिल प्यूपिल, प्यूपिल मींस स्टूडेंट होता है। 3 तरह के रिलेशन होते हैं कि टीचर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट से कैसे इंटरेक्ट करे, ठीक है, और दूसरा हो गया कि एक टीचर सभी स्टूडेंट से कैसे इंटरेक्ट करे और आपस में स्टूडेंट कैसे इंटरेक्ट करे। तो जो इन तीनों चीज़ों को मेंटेन करके चलता है बच्चा, जो ध्यान रखता है कि मेरे को एक्चुअल में फोकस कहाँ करना है, वो उस चीज़ को प्रोडक्टिव बनाता है। तो अब हम जानेंगे इस बच्चे ने कौन कौन से पेपर कैसे कैसे सीक्वेंस में तैयार किए हैं, ठीक है। एक छोटी सी चाय मैं ले लेता हूँ, फिर मैं ये चीज़ आपको बताऊँगा, ठीक है। तो चाय के बाद अब मैं कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। अब आपके दिलों में जो सवाल है वो सवाल मैं इस बच्चे से पूछूंगा कि आखिर कौन कौन से एग्जाम्स इस बच्चे ने तैयार किए, मतलब आई मीन क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। और इसकी तैयारी, जो मैं हमेशा कहता हूँ अब की बार आखिरी बार, वो जो तैयारी है इसे कैसे मतलब इसने उस चीज़ को घुमाया और उस पूरी तैयारी से एक ही बार और आखिरी बार सोचे हर एग्जाम कैसे क्वालिफाई किया। तो बेटा आप एक बार अपने सारे एग्जाम्स की क्रोनोलॉजी समझाओ, तैयारी करते करते कैसे कैसे बेहतर वो क्वालिफाई। बिल्कुल सर, मैं जैसे जब यहाँ आया था, जब तो मतलब एनवायरनमेंट थी, 3-4 बच्चे 1-2 भैया मिले, वो सब ये कहते भाई 3-4 अटैम्प्ट लगेंगे,
कम से कम मिनिमम लगेंगे, अपना पंचवर्षीय योजना तो है ही। ऐसे वो मैं आपके बैच में था और आपका मेरा जब तक कोई वो नहीं था, आपका जो वो चलता रहा ना कि तुम्हारा CGL 18 है, बस CGL 2018 पहला और आखिरी है, पहला और आखिरी है। सर आपकी इस चीज़ें ने इतना उकसा दिया कि मेरा हकीकत में CGL 18 पहले अटैम्प्ट में मेरा वो क्लियर हुआ। मेरे एग्ज़ाम क्लियर हुए सर CGL 2018, उसमें मुझे ऑडिटर पोस्ट मिली है। उसके इंग्लिश का स्कोर क्या रहा आपका? सर उसमें मेरे इंग्लिश में 175 थे। 175। हाँ, उसमें मैंने इसीलिए आपका वो मेंस का बैच लिया था इस बार CGL 2019 में, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि 5-10 नंबर की कमी है मेंस और मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए उसके लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए। उसके बाद सर मेरा CHSL 2018 क्लियर हुआ, जिसकी मैंने टाइपिंग और DV स्किप करा क्योंकि मुझे CGL मिल गया। तो उस चीज़ का कोई वो नहीं है कि मैं सबके आगे कहने के लिए वो ज्वाइनिंग लेटर दिखाऊँ, सीट वेस्ट नहीं करी मैंने इसीलिए CHSL की। उसके बाद सर मेरा CGL 2019 में स्कोर बताया तो था मैंने, 191 मेरे प्री में थे, मैथ्स में मेरे 195 है आउट ऑफ 200 रॉ स्कोर 16 नवंबर वाली शिफ्ट में। 18 वाली में तो बहुत हो गए हैं, मेरे हार्ड शिफ्ट में है 195 और इंग्लिश में मेरे 187.5 है। 187.5। हाँ, एक काम करना बेटा, आप बताए तो रही हो आपके जो जो एग्जाम्स क्वालिफाई आपने की, हाँ, की मार्क्स लिस्ट और रोल नंबर जरूर फ्लैश करना। हाँ सर प्लीज़ स्क्रीन पे ज़रूर दिखा देना, क्योंकि बच्चों को ऐसा नहीं लगना चाहिए। वो स्कोर कार्ड देखेंगे, मेरे बोलने से भी ज़्यादा वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा करेंगे स्कोर कार्ड। वो देखेंगे तो सारे रोल नंबर, एफकेट वगैरह सारी क्रोनोलॉजी। हाँ एफकेट तो सर बस मैं आपका बैच में पढ़ रहा था और उसके बाद आपने बोलोगे सारे फॉर्म्स बनने हैं, क्योंकि एक तैयारी होती है, कह रहे इंग्लिश अपना सब्जेक्ट है, हर पेपर की वही तैयारी है। सर मैंने आपके बैच में चलते हुए एफकेट भरा था और मेरा एफकेट भी क्लियर हुआ था सर 2018 में। 2018। हाँ, और एफकेट में कितना क्या स्कोर टोटल, क्या आपका स्कोर? मेरा टोटल 180 का अराउंड था, 180 आउट ऑफ 300। 300। ठीक। मेरा वो फर्स्ट एग्ज़ाम था। अच्छा, फर्स्ट एग्जाम था। हाँ, तो अभी लेटेस्ट में कौन सा एग्जाम क्वालिफाई हुआ आपका? CGL 2019। CGL 2019। तो ज्वाइनिंग कौन सी लेनी है? सर CGL 2019 की लूँगा, क्योंकि मेरी UPSC की प्रिपरेशन चल रही है। अच्छा, UPSC। हाँ, क्योंकि घर से ऐसा मेरे पास कोई प्रेशर नहीं है कि तुझे अपना नौकरी करनी है, अपना यही वो। तो मैंने अपने फादर से डिस्कस करा था कि मैंने कभी आगे पढ़ने का ऐसे बन रहा है, तो पापा ने बोला कि जैसे तुझे ठीक लग रहा है तो समझदार है, करता रहे। चलिए, तो बड़ा अच्छा सफर है। आपने एक साथ मेरे ख्याल से 4 एग्जाम्स या 5 एग्जाम। हाँ जी सर। आप एक और एग्जाम बता रहे थे स्टेट लेवल का, वो DSSB का था, दास ग्रेड 2। दास ग्रेड 2 का? हाँ जी, हाँ जी। वो कौन सा पेपर है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर उसका मतलब वो निकली हुई तो 17 के आसपास की वैकेंसी थी। मैंने वो ग्रेजुएशन में अपीयरिंग में फॉर्म भर दिया था, जब तक नॉलेज कुछ नहीं थी, बट उसका पेपर 2019 में हुआ था। तो मेरा सर उसका प्री क्लियर हुआ, प्री में मेरे अराउंड 160 के अराउंड मार्क्स थे। ये सभी रोल नंबर्स? हाँ, वो रोल नंबर मैं अभी वो कर दूंगा, और ताकि बच्चे ऑथेंटिक इस चीज़ को समझें। हाँ, ठीक है ना। और मेंस में मेरे 188 है दास ग्रेड 2 में, बट सर अभी तक उसका DV हो चुका है हमारा ऑनलाइन दास ग्रेड 2 का, अब तक उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया। DSSS भी थोड़ा आराम से काम करता है, तो वो अच्छा है। वैसे दास ग्रेड 2 एक अच्छी पोस्ट निकालता है, बोलते हैं 5 साल में आप बहुत अच्छे रैंक पे जाएंगे। वो भी एक अपने आप में बहुत अच्छा चार्म है उस पोस्ट का। अच्छा, अब 2-4 सवाल अलग से लेके चल लेते हैं। किन किन चीज़ों को अवॉइड किया आपने पढ़ाई के वक्त? सर एक तो सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को जस्टिफाई करें। सोशल मीडिया मीन्स फेसबुक है, इंस्टाग्राम है? सर फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। तो चलो, क्योंकि इंस्टाग्राम तो समझ में आता है, यूट्यूब का क्या चक्कर है? सर एक बारी बस आप यूट्यूब खोल लो, आप 3-4 घंटे आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए। आप अगर कुछ पे कुछ काम का भी पढ़ रहे हो ना, मान लो मैंने आपके भी सेशन मिस करे जो यूट्यूब पे आते थे। मिस किए हैं? हाँ, मतलब मैंने देखे नहीं वो, क्योंकि जे क्या बोल रहे भैया। मतलब सर आपके वो मैंने देखे नहीं इसलिए, क्योंकि अगर मैं मान लो वो चीज़ भी देखने बैठ गया ना, और उसके बाद नीचे फीड में कुछ ना कुछ आता जाएगा चलता जाएगा, और सर 3-4 घंटे का पता नहीं चलता कहाँ गए, क्योंकि मुझे पता था। इस बात को ऐसे ही पूछ लेता हूँ, यूट्यूब से जो बच्चे पढ़ने का काम करते हैं वो बच्चों के लिए बेनिफिशियल है या मतलब नेगेटिव है? सर मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये रहेगा कि नेगेटिव है। नेगेटिव? हाँ, क्योंकि उससे हमें उतना मिल नहीं रहा जितना हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं अगर मान लो कोई भी है 10 क्वेश्चन यूट्यूब पे करवाने में 1 घंटा लगता है, एक बार ही 10 क्वेश्चन खुद से करके देखना, पेपर में सिर्फ उसके लिए 30 सेकंड मिलते हैं। 3 मिनट के काम को हम 1 घंटे में कर रहे हैं, तो वो टाइम वेस्ट ज़्यादा है मेरे अकॉर्डिंग।
तो यूट्यूब का आपके हिसाब से पर्सनल ओपिनियन है कि यूट्यूब बच्चे का डिस्ट्रैक्शन का जरिया ज़्यादा है? डिस्ट्रैक्शन का अच्छा, ज़्यादा। अगर मैं चलो यूट्यूब की बात करूं, जैसे यूट्यूब पे एक्चुअल में बच्चे को क्या ढूंढना चाहिए एक्चुअल में अगर ढूंढना है तो उसे पर्टिकुलर चीज़ें देखनी चाहिए कि इंग्लिश में उसका कोई वो है, पर्टिकुलर टॉपिक है, कोई डाउट है, वो सर्च करा, बंद कर दिया। करंट अफेयर्स में कुछ देखना पर्टिकुलर, मैं करंट अफेयर में भी वो प्रेफर करता था, या तो किसी टीचर का कोई वो है, मैंने कोर्स ले रखा है, या फिर मैं मैगजीन्स वगैरह प्रेफर करता था। तो पर्टिकुलर जाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, वरना यूट्यूब तो टाइम ही खाता है। यूट्यूब टाइम खाता है। चलिए ठीक है। तो जब आपने अपनी तैयारी की, इस तैयारी में मतलब आपका ये जो तैयारी करने का सफ़र है, आपके फ्रेंड्स का क्या रोल रहा? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ रहे होते हैं बेटा, और पढ़ते पढ़ते उनके फ्रेंड्स कहीं ना कहीं उनको डिमोरलाइज करते हैं। मैं इस बात को थोड़ा आसान भाषा में बताता हूँ। मुखर्जी नगर में हम क्लास में जब ऑफलाइन पढ़ाते थे, तो ऑफलाइन पढ़ाते वक्त हमसे ज़्यादा ज्ञानी लोग चाय के ठेले पर मिलते थे। हमसे ज़्यादा ज्ञानी लोग चाय के ठेले पर मिलते थे। वो बच्चों को आपस में बैठ के चाय जब पीते थे तो वो बड़ी ज्ञानी बातें बताते थे। अरे यार ये चीज़ ऐसे मत पढ़ो, वैसे पढ़। और बच्चा क्लोजली मतलब उन चीज़ों को ऑब्जर्व करता था और मान भी लेता था, हाँ यार ये पढ़ रहा है तो ठीक ही पढ़ रहा होगा। तो आपके फ्रेंड सर्कल का क्या मतलब आप पर? सर मेरे वैसे सर्कल जो थे, जो यहीं आके मुझे मिले, वो तो मेरे टूट गए थे, क्योंकि मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं कर पाता था कि मैं चाय पीने जा रहा हूँ और 2 घंटे में आ रहा हूँ। सर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं था, मेरे पूरे दिन की वो एफिशिएंसी ख़राब हो जाती थी, क्योंकि मैं जो 5-5 मिनट अपने बचा रहा था पढ़ने के लिए, वो एक बार 2 घंटे चाय पीने में पूरे दिन का वो ख़राब हो जाता था। पर एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है आशीष चौधरी, आपने देखा होगा सर उसे, उसका बहुत बड़ा रोल रहा। उसने हर टाइम मेरे को ऐसे सपोर्ट करा है कि दीपक हो जाएगा। आपके साथ बैच में? हाँ बैच में भी था। अब उसका क्या रिजल्ट है? अब उसका एक स्टेनो का पेपर क्लियर हुआ है, स्टेनोग्राफर का, एसएससी। एक्चुअली उसका थोड़ा मैथ्स वीक है, बाकी उसका सारा स्टेनोग्राफर का वो हो गया है। और ये वाला जो अभी पेपर होगा उसका एक और देगा वो रैंक इम्प्रूव करने के लिए। और आशीष का लाइफ में मेरी इतना सपोर्ट रहा है कि उसने, उसका पेपर नहीं हुआ था पर उसने मुझे इतना सपोर्ट करा कि दीपक हो जाएगा, दीपक पढ़ता रहे। ऐसा भी टाइम हुआ है सर कि मैं सुबह 5:30 बजे लाइब्रेरी आ गया और 9:30 बजे वो मेरे घर से मेरा खाना ला रहा है, और रात को भी वो खाना खिलवा के मैंने ये बोल दिया, मैंने कहा भाई मैं तो लेट आऊँगा, तो वो अपना मेट्रो से जा रहा है, मैं रात को 12:30-1 बजे पहुँच रहा हूँ। एक भैया और हैं शैलेश भैया, अभी वो करंटली उन्हें 18 वाले में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिली है, तो उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है। उनसे मैं यहीं मिला था आके, उन्होंने तो बस बिल्कुल बड़े भाई की तरह ना, मैं जैसे पापा समझाते ना मुझे, एज भी है उनकी मेरे से 15 साल बड़े, और दिल से इतनी इज्जत है, उन्होंने बिल्कुल मुझे जैसे मेरे पापा समझाते हैं ऐसा हाथ रखा है मेरे कंधे पे। यानी कि कोई ना कोई ऐसे इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर रहा है जो आपको मतलब एक सक्सेस पिलर की तरह आपको सपोर्ट करता है। वैसे मेरा मानना ये है, जो व्हाट आई हैव सीन, कि जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो बहुत सारे दोस्त आपको छोड़ देते हैं और बहुत सारे दोस्तों को आप छोड़ देते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी है ये, ऑक्सीमोरन है अपने आप में। और कैसे कि जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो बहुत सारे दोस्त आपको छोड़कर चले जाते हैं, वो अपने बीच एक गैप बना लेते हैं कि भैया सक्सेसफुल हो गया है तो हमसे कहाँ बात करेगा। सही बात है, अब हमसे क्यों मिलेगा, वो आपको अपने आप छोड़ देते हैं। फिर उनकी इसी बिहेवियर की वजह से कुछ जगह आप भी डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। तो सवाल घूमकर यहाँ आता है कि सक्सेसफुल होना, डेफिनेटली आपने स्ट्रगल किया, आप सक्सेसफुल हुए। हमारा रोल तो इतना है, करियर बिल का रोल तो आपकी लाइफ में इतना है कि हमने आपको सही तरीके से गाइड किया, आपने उस चीज़ को शिद्दत से अपनाया, फॉलो किया और आगे आप बढ़ गए। बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं सुनना चाहते, नहीं समझना चाहते, वो अपना गाना गाते रहते हैं चलती क्लास में, ऑनलाइन क्लासेस में भी ऐसा ही होता है कि वो अपने कमेंट्स में अपने गाना गाते हैं और वो उस बात को समझने का मज़ा नहीं उठा पाते हैं। मज़ा मैं इसलिए कहूँगा कि जब आपकी चीज़ें लेवल बाय लेवल चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं तो बड़ा मज़ा आता है। हाँ जी सर। अरे यार पिछली क्लास में ये बताया था, अच्छा ये वजह थी, ओह मज़ा आ गया भाई। अब इससे आगे जैसे कि आप कोई फिल्म देखते हैं ना, कोई भी एक, तो फिल्म के अंदर जैसे लेयर बाय लेयर सीक्रेट रिवील होते हैं, वो चीज़ का जो मज़ा है वो नहीं समझ पाते हैं। और बहुत सारे जो दोस्त हैं वो खींचते हैं, यार नहीं समझ में आ रहा मुझे, तो आपको लगता है कि इसको समझ नहीं आ रहा तो शायद मुझे भी समझ नहीं आ रहा। हाँ सर। तो ऐसा माहौल आपकी लाइफ में दोस्तों ने नहीं बनाया? सर नहीं, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं, 1-2 जने मिले थे ऐसे ही लाइब्रेरी में बाहर,
पर सर उनसे मैंने पहले डिस्टेंस मेंटेन कर लिया था। तो ये तो वो ज़्यादा वो नहीं, नेगेटिव रिजल्ट आने से पहले नेगेटिव लोगों को जिंदगी से हटा दो। ये बहुत अच्छी बात है कि नेगेटिव रिजल्ट आने से पहले नेगेटिव लोगों को अगर हम थोड़ा सा साइड कर दें, देखो या तो वो आपकी बात समझ लें या फिर आप अपने आप को समझा लो कि भैया मैं इनको समझा नहीं पाऊंगा, इससे बेटर ये है कि मैं अपने आप को समझाकर अपनी डायरेक्शन, पढ़ाई, अपना सिलेक्शन की तरफ बढ़ जाऊं। दैट्स अ गुड पॉइंट। तो चलो, सफर में दोस्तों का और परिवार का बहुत बड़ा रोल है सर। ठीक है। मेरे फादर शुरुआत से सपोर्टिव रहे ना। सर मेरा पहला टाइम 2018 ही है, बट इसमें वो केस वगैरह के चक्कर में टाइम तो 2.5 से 3 साल का लग गया। पर घर वालों ने, मेरे फादर ने अब तक भी मुझे ये नहीं बोला नुको भाई तू क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कब तक तुझे ही पैसे देंगे। सर मेरे घर वालों ने कंटिन्यू मुझे 15,000 रुपये भेजते रहे वो, और अब भी नहीं पूछते। अब भी उन्होंने ये बोला तो अपना यूपीएससी का पढ़ता रहे, अगर ज्वाइनिंग अपना एक्सटेंशन ले ले या बाद में वो कर ले। मेरे फादर ने शुरुआत से ही बहुत सपोर्ट करा मेरे को। अच्छा, आप ऑफलाइन भी पढ़े हैं और ऑनलाइन भी पढ़े हैं, ठीक है ना। ऑफलाइन आपने मेरा बैच और राकेश यादव सर का बैच लिया ऑफलाइन में, ऑनलाइन में आपने मेरा बैच दोबारा लिया और गगन सर का क्लास लिया, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मैं सीधा चॉइस आपको दूं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप किसे प्रेफर करेंगे? ऑफलाइन। ऑफलाइन को तो क्योंकि सर मैं खुल के आपसे, क्योंकि मेरी चीज़ें इंप्रूव हुई हैं वहाँ आपकी क्लास में, राकेश यादव सर की क्लास में, क्योंकि बैठ के मुझे नहीं आ रहा तो मैं खड़ा हो गया सीट पे। अच्छा, फिर जब ऑनलाइन करियर विल पर आपने हमारी क्लासेस ली, ठीक है, तो करियर विल क्लास में एक्चुअली क्या फ़र्क नहीं महसूस हुआ कि कंटेंट एलेबोरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, कंटेंट भी ज़्यादा हो जाता है ऑनलाइन क्लासेस में, और अगर आप अपने मन से तैयार हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, अगर सर आप में सेल्फ डिसिप्लिन है तो ऑनलाइन बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि वो आने जाने का सफ़र बहुत चीज़ें बच जाती हैं। जैसा मैंने अभी, हमें भी महसूस होता है जब हम पढ़ा रहे होते हैं, तो हमें भी ये चीज़ महसूस होती है कि जैसे ऑफलाइन क्लास में अगर मैं आपको कोई कहानी समझा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई भी टॉपिक समझा रहा हूँ, 1.5 घंटे की क्लास हुआ करती थी ऑफलाइन में, तो लगातार जब मैं आपकी क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपने सुन लिया, समझ लिया, दैट्स गुड। नहीं सुना, नहीं समझा, आप दोबारा पूछें या ना पूछें, वो एक इम्प्रोबेबल सिचुएशन है। आप वो चीज़ दोबारा मुझसे पूछें आउट ऑफ मतलब मन में ये आता है अरे यार छोड़ना, कोई बात नहीं, तू दोस्त से पूछ लेंगे, दोस्त को भी ना समझ में आए तो बोलो तारा रा। लेकिन ऑनलाइन में एक ये हमेशा आप बैक एंड पर तैयार रहते हैं, नहीं समझ आया तो वीडियो आपके पास स्किप करके दोबारा से कर सकते हैं। सर ये दोनों अपना मतलब अगर हम टाइम के हिसाब से देखें तो ऑनलाइन ही फ्यूचर है, ऑनलाइन ही फ्यूचर है। सब चीज़ें ऑनलाइन होती ही जा रही हैं। हमारा तो 10 ग्रेड 2 का डीवी भी ऑनलाइन हुआ है। नहीं, आएगा ही आगे ऑनलाइन। एक्चुअली में जैसा आप जानते हैं 3rd वेव की न्यूज़ आ रही है और साउथ की तरफ बहुत सारे ऐसे जीका वायरस भी सुना है। आज मैं पढ़ रहा था सुबह, चाइना में भी कोई मंकी वायरस। हाँ सर। तो एपिडेमिक्स तो चलते ही रहेंगे। जैसे भी कुछ दिनों पहले किसी सीएम ने ये बात कहा था कि हमें कोरोना के साथ रहकर ही अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ानी है। कोई बच्चा ये सोच ले कि जी एग्जाम्स नहीं होंगे, ये नहीं होगा, सब सारे एग्जाम्स अगस्त सितंबर में लाइनअप हैं, सारे एग्जाम्स होंगे, सारे एग्जाम्स में थोड़ा बहुत बदलाव हो जाएगा, सारी चीज़ें एज यूजुअल ही चलेंगी। मन को समझाना ही पड़ेगा कि उस प्रोसेस को हमें अपनाना पड़ेगा। जो ऑफलाइन की भीड़, हम भी ऑफलाइन की भीड़ को हमेशा याद करेंगे, वो हमारे जीवन का बेसिकली एक रिवोल्यूशनरी टाइम था। यस सर। ठीक है ना जी। एक टीचर की मन में हमेशा ही रहता है कि वो बहुत लार्ज ऑडियंस को वो पढ़ाए, बहुत सारे बच्चे पढ़े, और हमारे हॉल ऊपर से नीचे 5-5 हॉल भरे होते थे, पढ़ाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन आज के समय में पेरेंट्स, बच्चे जागरूक हैं, बाहर नहीं भेजना चाहते, एपिडेमिक सिचुएशन है, किसी भी सिचुएशन में कौन बीमार हो जाए, किसको प्रॉब्लम हो जाए, अपने घर बैठे घर का खाना, हाइजीनिक खाना, और एक अच्छे से टाइम पर आप बैठे हैं, मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्लास पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, डाउट आ रहा है दोबारा देख लिया, फिर पढ़ लिया। तो मुझे लगता है कंपैटिबिलिटी ऑनलाइन ज़्यादा बेटर है। सर सबसे बड़ा चैलेंज तो ऑफलाइन क्लास में यहाँ के खाने का है, क्योंकि ऑफलाइन यहाँ होगी। सर मैंने 1-1.25 साल टिफ़िन खाया होगा सर, खाना अच्छा नहीं मिलता। मतलब घर पे रह के ये बहुत बड़ा वो है, अगर आप अच्छा खाओगे तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, तो आपका दिमाग भी उतना ही चलेगा। सर उल्टा सीधा खाना टिफ़िन में, सर कैसा खाना मिलता है आप बखूबी जानते हो। बिल्कुल, हमने भी कई बार मजबूरन खाया है कि लगातार क्लास होती थी, किसी दिन घर से खाना नहीं मिलता था तो मजबूरन मंगवा के खाया है। और
एट द कोस्ट ऑफ योर हेल्थ, हम्म। माइंड माई वर्ड्स, एट द कोस्ट ऑफ योर हेल्थ, अपने शरीर की कीमत अदा करके आप ऐसा कुछ खा लें। मैं इस सवाल को बदल के पूछता हूँ, अगर मैं आपके जैसा कोई भी कैंडिडेट बैठा, मैं अगर उसको कहूँ कि बेटा तुम एक काम करो, तुम अपनी दोनों किडनियां मुझे दे दो और मैं तुम्हें एक IAS ऑफिसर बना देता हूँ, तो कोई भी बच्चा इस बात के लिए एग्री नहीं होगा। यस सर, बिल्कुल। आप अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करके एक ऑफलाइन कोचिंग में बैठे हो, किसी भी स्थिति में जिसमें आज के समय में आप जानते हैं पेंडेमिक सिचुएशन है, आप उस सिचुएशन में अपनी कॉस्ट के भैया कुछ भी हो जाए मैं तो ऐसे ही पढ़ूंगा, तो वो चीज़ मुझे नहीं लगता उसमें कोई समझदारी है। सिचुएशन बिगड़ी हुई है, आप अपनी जान की कीमत पर कोई तैयारी ना करें। करियर विल ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है बच्चों के यस सर, आपके हिसाब से देखें तो बेस्ट ऑप्शन है ऑनलाइन। आपकी लाइफ में कौन रोल मॉडल मतलब है? टीचर में राकेश यादव सर। टीचर में राकेश यादव सर। अच्छा, कोई खास बात? चलो राकेश यादव सर का नाम है तो क्या खास बात इंस्पायर करती है उनकी? उनका बस पढ़ाने से पहले एक ये वो बनाए रखना कि सब हो जाएगा प्यारे बच्चों कि अपना हो जाएगा। उनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ना वो इंस्पायर करता है मेरे को। अच्छा। मैं अब तक भी उनका अगर कुछ आता है ना तो मैं अब तक भी वो यूट्यूब पे देखता हूँ। अच्छा। और उनके बिल्कुल देसी हिसाब में बताना, उनका हरामखोर करना कुछ नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है कि जो टीचर दिखावा करके कोई चीज़ पढ़ाए, ये मेरे शब्द हैं, जैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो दिखावा करके किसी चीज़ को पढ़ाए या दिखावा करके किसी चीज़ को अच्छा बनाने की कोशिश करें, मुझे नहीं लगता वो दिखावा ज़्यादा समय तक टिकता है। बिल्कुल सही बात है सर, मेरी बात दिखावा नहीं टिकता। मैं एक साधारण सा टीचर हूँ और साधारण सा लाइफस्टाइल है, और जो है तो है, उसमें दिखावे के शायद एलिमेंट्स अगर डालेंगे तो वो हकीकत से दूर चला जाता है। तो रोल मॉडल रहे हैं आपके राकेश यादव सर। हाँ, गुरुजी आप ऊपर, क्योंकि रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाया आपने। देखो मैं तो चलो ठीक है, मैं आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ तो लाजमी है आप मेरा नाम लोगे। नहीं सर, आपको वो टाइम भी याद होगा, मेरी लाइब्रेरी के नीचे ही आपको हॉल था और मैं कई बार किताब लेके आपके पास आ जाता था कि सर ऐसे ऐसे हो रहा है, अपना एक बार ही बता दो। आपसे तो मैं बहुत बार मिला हूँ सर, मैं क्लास के बाद भी आपके टच में मैं कंटिन्यू रहा हूँ। और मैं आपके पास सारे रिजल्ट प्री के बाद आया कि सर जी मेंस के लिए कैसे करना है, मेंस के बाद मैं आपके लिए डिस्क्रिप्टिव में आया था जब अंदर, मैंने कहा गुरुजी बस एक और रह रहा है। तो कामयाबी के सफ़र की बहुत बहुत आपको बधाई हो। धन्यवाद सर। और मैं चाहूँगा कि हर कोई बच्चा अपनी मेहनत को पहचाने और एक सटीक तैयारी के तरीके को अपनाए। बच्चों का आजकल बड़ा क्रेज़ है कि अधिकतर सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की यूट्यूब पर भी मैं देखता हूँ, तो यूट्यूब पर बच्चे सर्च करते हैं और किसी का भी आ जाए कि मैंने CGL क्वालिफाई कैसे किया, तो उसमें दुनिया भर का बच्चा है, मतलब जो उसके व्यूज़ भी बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। तो क्या ये बेनिफिशियल है कि हम किसी की भी वीडियो देखें या किसी की भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करें? सर बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं। क्यों? सर उसने जो करा वो अपने अकॉर्डिंग करा, जैसे उसे शूट करता था उसकी वीकनेस अलग थी, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट अलग थे, और ये बच्चे जो बच्चे वेरी करेगा, मतलब स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगी ये चीज़। मान लो मुझे पता था मेरे मैथ इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, मेरी GS वीक है, कोई ऐसा भी बच्चा हो सकता है जिसकी GS स्ट्रॉन्ग हो और मैथ वीक हो। अब मैं तो अपना मैथ पे इतना वो नहीं दिया क्योंकि मुझे पता था कि मेरा मैथ अपना अच्छा है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मैंने GS पे काम करा। अब मेरी बात सुन के जिसकी GS स्ट्रॉन्ग है वही GS पढ़े जा रहा है, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, और ऐसे मुझे नहीं लगता कि अपना दिन में अपना तुम 10 यही वीडियो देख रहे हो टॉपर की, सिलेक्टेड कैंडिडेट की, तो उस चीज़ का कोई वो नहीं होगा। उसे छोड़ के अपना जो तुमने बनाया है पढ़ना जो है उसे पढ़ लो तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और है और सर एक पॉइंट और बोलूँगा मैं, कंसिस्टेंसी। क्या होता है सर, अगर हमें 15-20 दिन पढ़ना हो ना तो हर बच्चा 15 घंटे पढ़ लेगा। मेन चीज़ ये है हमें 1-1.5 साल तक लगातार उसमें कंसिस्टेंट रहना है। बस किसी भी बच्चे के लिए, अगर कोई बच्चा 1.5 साल तक अपना कंसिस्टेंट है ना पढ़ाई में, वो चाहे कितना भी कर रहा है, वो 3 घंटे भी पढ़ रहा है, 4 घंटे भी पढ़ रहा है, पर वो लगातार पढ़ रहा है, तो सर वो सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं मोटिवेशन को ढूंढते हैं कि मोटिवेशनल वीडियो देखने से है कि भाई ये कहानी सुन लो, तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, भाई नींद नहीं आ रही हो तो ये कहानी सुन लो, ये कहानी देख लो, ये गाना सुन लो, ये कर लो, वो कर लो। क्या वो चीज़ें हैं प्रैक्टिकल कहीं ना कहीं? सर ये सब बेकार की बात है मोटिवेशन का। मोटिवेशन चाहिए अपना माँ बाप का चेहरा देख लो,
उससे बड़ी कोई वो नहीं है, उनके लिए ही करना है जो भी करना है। तो सर मुझे नहीं लगता सर ये मोटिवेशन देखने तो कुछ भी होगा। देख लो पूरे दिन मोटिवेशन ही देखते रहो, लाखों मोटिवेशन स्पीकर मिल जाएंगे यूट्यूब पे, जिनका कुछ वो नहीं है। कुछ तो ऐसे हैं जिनका सही में अपना कोई स्टैंड भी नहीं है, वो सिर्फ मोटिवेट ही कर रहे हैं। अच्छा ये खूबसूरत बात सुनने को मिली कि जिनका स्टैंड नहीं हो मोटिवेट कर रहे हैं। मतलब इसका कोई आपके एज अ स्टूडेंट इफ़ आई आस्क यू, क्योंकि पर्सनली मैं भी इस मोटिवेशन वाले एरिया में कभी जाता नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरा मानना है कि आपको भूख लगी, आपके सामने खाना है, खाना उठाओ खाना खाओ, दैट्स इट। आपको सिलेक्शन लेना है, किताबें आपके सामने रखी हैं, आप उठाओ पढ़ाओ, ठीक है ना। मतलब आप उसे पढ़ो, उसे अच्छे से समझने का काम करो। टीचर एफिशिएंट है आपका, जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, डजेंट मैटर, किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, वो पढ़ा रहा है पूरा 100% उसमें दे रहा है। आप उस चीज़ को बड़े ध्यान से देखो, उसको एनालिटिकल तरीके से विश्लेषण करो, हर चीज़ को हिस्सों में बांट कर उसे सिंथेसाइज करो। आप अगर ऐसे चल रहे हैं तो फिर आपको ये बातें मेरे ख्याल से इनमें कोई असर नहीं बचता है कि भाई डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया आपने सर मेरे या फ्लेक्सिबिलिटी ही आपका डिसिप्लिन था कि मेरा जब मन किया मैंने खूब पढ़ाई की, नहीं मन किया सोना है तो सोना है, लाइक दैट। सर मेरा यही था, पर जैसे मेरे ये भी चेंज होता रहा। जैसे मेंस में अभी 1 महीना है तो मैं 4 घंटे अपना बेड पे सोया, 2 घंटे लाइब्रेरी में ही सो गया अपना चेयर पे। मतलब उस तरीके से मैंने वो चीज़ मैनेज करी। एंड सर एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, मॉक टेस्ट। मैं उसको बताना भूल गया था, हमें मॉक टेस्ट ज़रूर देने रेगुलर। क्योंकि सर ऐसा होता है कि आपने पढ़ लिया ना, मुझे भी ऐसे लगता था कि हाँ भाई अब तो आ गया, सब आ गया, पर वो एक्चुअल में पता जब चलता है जब हम टेस्ट देते हैं ना, मॉक देते हैं। नहीं, एक्चुअल में साइकोलॉजी इसका बड़ा अच्छा जवाब देती है। आप किसी भी चीज़ को पहली बार अगर समझ रहे हैं, पहली बार अगर किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो साइकोलॉजी का ये मानना है कि वो पहली बार पढ़ते ही आपको 7 से 8 घंटे तक याद रह जाती है। लेकिन उसके बाद वो 8 घंटे के बाद आपका जो है धीरे धीरे आपके आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। धीरे धीरे वो आपके दिमाग से हटनी शुरू हो जाती है। आप अगर उसको फिर से उसी शिद्दत से रिवाइज कर लेते हो तो वो परसेंटेज ऑफ एक्विजिशन जो आपने लर्न किया अच्छे से, वो परसेंटेज आपकी इंक्रीज होती है। आपका वो मेमोराइजेशन जो वो इम्प्रूव होता है, आप उसमें ग्रोथ पा सकते हैं। और कोई ये सोचे कि एक बार समझ लिया अब तो मैं भैया बहुत बड़ा इंसान हो गया, मेरे को समझ, वो डैमेज करने वाली बात। उस चीज़ का सर पता जब चलता, अगर हम मॉक देते ना, मान लो बच्चे ने कोई भी चैप्टर ले लो, पढ़ लिया, एक बार पढ़ लिया, उसके बाद उसे लगता है कि हाँ भाई ये मेरा हो गया, अब इसे देखना नहीं। पर अगर वो मॉक देने बैठता है तो उसी चैप्टर का बेसिक क्वेश्चन उससे सॉल्व नहीं होता। 100% है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, काफ़ी लंबी बात हो गई हमारी वैसे तो, अब एक आखिरी सवाल है मेरा। साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके ऊपर आया होगा जब तैयारी कर रहे थे, तो साइकोलॉजिकल प्रेशर कई तरह का हो सकता है। जैसे लाइब्रेरी में बैठे हैं तो सैकड़ों बच्चे आसपास हैं, बाहर निकल रहे थे, कभी ऑफलाइन की मैं बात कर रहा हूँ, बाहर निकल रहे हैं तो बाहर निकलने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स मुखर्जी नगर में। अब करियर विल पर भी आप हमसे पढ़ें तो करियर विल पर भी टीचर क्लास में पढ़ाते वक्त अपनी क्लास की स्ट्रेंथ बताता है या किसी बच्चे के डाउट को एक्सप्लेन करता है। तो एक साइकोलॉजिकल जो प्रेशर आपके ऊपर बना, उसको कैसे इनकाउंटर किया जाए? सर मैंने तो सिर्फ ना ये हर एक, ये जो आप प्रेशर कह रहे हो साइकोलॉजिकल प्रेशर, ये हर स्टूडेंट के ऊपर बनता है अगर देखेंगे तो। इसी की वजह से बच्चा एक एग्जिट ढूंढता है, वो सोचता है कि मेरे ऊपर प्रेशर बन रहा है, मुझे कोई मोटिवेट करे, मैं मोटिवेशनल स्पीकर की तरफ बढ़ जाऊं, मैं किसी साइकेट्रिस्ट की तरफ चला जाऊं, मैं किसी की पोएम सुन लूं, मैं किसी की स्टोरी सुन लूं और मेरे अंदर एक बाहुबली जाग जाए। मतलब वो जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है, मैं हमेशा सीधी और सटीक बात कहना पसंद करता हूँ। वो सीधी सटीक बात ये है कि आपके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है, चाहे आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एक प्रेशर बना दिया जाता है घर परिवार से कि इतना समय हो गया तैयारी करते हुए, तभी तक ये सिलेक्शन, तो वो कहीं ना कहीं जो साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके ऊपर होता है, उसको एनकाउंटर कैसे किया? सर मैंने तो अपना ये देख के 1 महीने में जो मेरे को बन रहा था, मैंने तो ये सोच लिया था कि मैंने कहा एक ही सीट चाहिए। अब मिनिमम 5000 तो वैकेंसी हैं, एक ही तो चाहिए। और बच्चे सर सिलेक्ट हो रहे थे, ऐसा नहीं था। मैंने कहा जो मेहनत कर रहा है वो तो सिलेक्ट हो ही रहा है। चाहे वैकेंसी कम भी आ रही है, भीड़ भी आ रही है, बहुत बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं, पर जो सही में अपना डेडिकेटेडली पढ़ रहा है डिसिप्लिन से और अपने अंदर से अपना ईमानदार है, अपने लिए ईमानदार है, तो सर उसका तो सिलेक्शन हो ही रहा है। सर मैं तो बस यही चीज़ देखता था। मैंने कहा कोई ना कोई नौकरी तो ले ही रहा है, मैं नहीं लूँगा तो कोई और लेगा, मैं मेहनत नहीं करूँगा तो कोई और लेगा। तो सर मैंने उसे ऐसे इनकाउंटर करा। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो ये एक छोटा सा जो हमारा
डिस्कशन हुआ है काफ़ी अच्छा हुआ। और सिलेक्शन पाना आसान भी हो सकता है, ठीक है ना, और सिलेक्शन पाना मुश्किल भी हो सकता है। डिपेंड करता है आप अपने डायमेंशंस कैसे फिक्स करते हैं, सबसे पहली बात तो। और 2 सवाल शब्दों के हेर फेर हैं, 2 सवाल अपने आप से पूछ लीजिएगा। एक सवाल ये, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है जी, और दूसरा सवाल फ़र्क क्या पड़ता है। दोनों सवाल अपने आप से पूछें, दोनों सवालों के जवाब के बीच आप खड़े हैं। क्या फ़र्क पड़ता है तो आप इग्नोर कर सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और फ़र्क क्या पड़ता है, अगर आप इस बात का विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपको अपने आप से ही एक मोटिवेशन मिलेगा। और दीपक की तरह से आप भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। जीवन में अब की बार आखिरी बार का फॉर्मूला अपनाएं, तैयारी करें, एक बार करें और जी जान से करें। आपके जितने प्रयत्न, आपकी जितने एफर्ट्स सच्चे मन से होंगे, सिलेक्शन पाना उतना आसान होगा। इसी बातचीत के साथ बस मैं आप लोगों के साथ ये बात रोकना चाहूँगा। थैंक यू दीपक, थैंक यू सो मच, ठीक है। और मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि भाई सिलेक्शन होने के बाद चाय मैं पिलाऊंगा, तो एक चाय फिर से हमारी होगी। आप लोगों के साथ इतना ही सफ़र है, हो सकता है अगली बार दीपक की जगह आप मेरे साथ बैठे होंगे और चाय पियेंगे और अपनी सक्सेस स्टोरी बच्चों को सुनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। एक ओंकार। थैंक यू दीपक बेटा। नमस्ते सर।